नमस्कार। कभी सोचा है कि अचानक से चीजें इतनी महंगी क्यों हो जाती हैं, या फिर बाजार में एकदम से नौकरियों की कमी क्यों लगती है? असल में इन सब के पीछे एक बहुत बड़ी ताकत काम कर रही होती है, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति। तो आइए आज इसी को समझते हैं कि ये हमारी आपकी जिंदगी पर असर डालती कैसे है। हम सब ने कभी न कभी बढ़ती कीमतों का दौर देखा है, या फिर वो समय जब बिजनेस धीमा पड़ जाता है। पर ऐसा होता क्यों है? यही वो असल पहेली है जिसे आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति से सुलझाने की कोशिश करता है। ये एक ऐसा चक्र है जिसका सीधा असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अर्थव्यवस्था के संतुलन की। महंगाई और मंदी के बीच का ये संतुलन, आखिर हमें एक स्थिर अर्थव्यवस्था की जरूरत ही क्यों है? इसे ऐसे समझिए जैसे कोई रस्सी पर चल रहा हो। एक तरफ खाई है महंगाई की, जहां सब कुछ हद से ज्यादा महंगा हो जाता है, और दूसरी तरफ है मंदी की खाई, जहां सारी आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ जाती हैं। बस इन्हीं दोनों के बीच संतुलन साधने का नाम है इकोनॉमी चलाना। तो सवाल ये है कि इस संतुलन को साधता कौन है? यहीं पे एंट्री होती है हमारे देश के सेंट्रल बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक की, और उनका सबसे कारगर हथियार मौद्रिक नीति। इसे एक तरह से अर्थव्यवस्था का डॉक्टर और दवा समझ सकते हैं। तो ये मौद्रिक नीति आखिर है क्या? बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये आरबीआई का वो तरीका है जिससे वो बाजार में पैसों के बहाव यानी लिक्विडिटी और ब्याज की दरों को कंट्रोल करता है। इसके दो ही मुख्य लक्ष्य हैं, या तो महंगाई की आग को ठंडा करना, या फिर मंदी की सुस्ती से अर्थव्यवस्था को बाहर निकालना। चलिए अब सबसे मजेदार हिस्से पर आते हैं, पैसे के बहाव पर नियंत्रण। मतलब आरबीआई के पास वो कौन से टूल्स हैं जिनसे वो ये सब करता है? आइए जरा उनके टूल बॉक्स में झांक कर देखते हैं। देखिए, आरबीआई के पास मोटे तौर पर दो तरह के हथियार हैं। पहले हैं मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव टूल्स। ये एक बड़े हथौड़े की तरह हैं जो पूरे अर्थव्यवस्था पर एक साथ चोट करते हैं। और दूसरे हैं गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव टूल्स। ये एक बारीक छीनी की तरह हैं जो किसी एक खास सेक्टर पर निशाना साधते हैं। तो हम पहले उन बड़े वाले यानी ज्यादा असरदार टूल्स को समझेंगे जिनका प्रभाव पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है। ये हैं मात्रात्मक उपकरण। तो मान लीजिए कि महंगाई आसमान छू रही है। अब आरबीआई क्या करेगा? ये एक चेन रिएक्शन शुरू करेगा। सबसे पहले आरबीआई ब्याज की दरें बढ़ा देगा। इससे बैंकों को आरबीआई से पैसा लेना महंगा पड़ेगा। फिर बैंक क्या करेंगे? वो आम लोग और कंपनियों के लिए होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन सब महंगा कर देंगे। नतीजा, हम और आप कम खर्च करेंगे, बाजार में चीजों की मांग घटेगी और धीरे धीरे कीमतें काबू में आ जाएंगी। और अब इसका ठीक उल्टा सोचते हैं। मान लीजिए अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ी है यानी मंदी का माहौल है। तब आरबीआई ठीक इसका उल्टा दाव चलेगा। वो ब्याज दरें घटा देगा, जिससे सारे लोन सस्ते हो जाएंगे। फिर लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे, कंपनियां नया निवेश करेंगी, बाजार में मांग बढ़ेगी और इकोनॉमी की गाड़ी फिर से रफ्तार पकड़ लेगी। अब इस पूरे खेल में दो रेट्स सबसे अहम हैं, बैंक रेट और रेपो रेट। यही वो दरें हैं जो तय करती हैं कि बैंकों को आरबीआई से पैसा कितना महंगा या सस्ता मिलेगा। अभी की बात करें तो बैंक रेट 6.25% है और रेपो रेट 6.00%। अब इन दोनों में एक बड़ा फर्क है, उसे समझना जरूरी है। रेपो रेट बहुत ही कम समय के लोन के लिए होता है, जैसे एक रात के लिए, और इसके बदले बैंकों को अपनी सरकारी सिक्योरिटीज यानी बॉन्ड्स आरबीआई के पास गिरवी रखनी पड़ती हैं। वहीं दूसरी तरफ बैंक रेट लंबे समय के लोन के लिए होता है और इसमें आमतौर पर कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती। तो ब्याज दरें घटाना बढ़ाना तो एक तरीका हो गया, लेकिन आरबीआई के पास एक और जबरदस्त हथियार है। वो चाहे तो सीधे बैंकों के लोन देने की ताकत पर ही लगाम लगा सकता है। आइए देखते हैं कैसे। इस हथियार का नाम है कैश रिजर्व रेशियो यानी सीआरआर। ये बैंकों की कुल जमा पूंजी का वो हिस्सा होता है जो उन्हें कैश के रूप में आरबीआई के पास रखना ही पड़ता है। ये अनिवार्य है। और सबसे जरूरी बात यह है कि इस पैसे पर बैंकों को कोई ब्याज नहीं मिलता और वो इसे किसी को लोन देने में इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। फिलहाल सीआरआर की दर 4.00% है। मतलब अगर किसी बैंक के पास 100 रुपए जमा हुए तो उसमें से 4 रुपए तो सीधे सीधे आरबीआई के पास ब्लॉक हो गए। अब सीआरआर के अलावा एक और नियम है। इसका नाम है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी एसएलआर। ये जमा का वो हिस्सा है जिसे बैंकों को खुद अपने पास कैश, सोने या सरकारी बॉन्ड्स के रूप में हर हाल में मेंटेन करना होता है।
ये पैसा भी लोन बांटने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। आज की तारीख में SLR है 18.0%। अब आप सोच रहे होंगे कि SLR CRR से इतना ज़्यादा क्यों है? इसकी दो खास वजह हैं। एक, SLR में रखे सोने या बॉन्ड्स पर बैंक कुछ न कुछ कमा लेते हैं, जबकि CRR पर ज़ीरो कमाई है। और दूसरी वजह यह है कि इससे सरकारी बॉन्ड्स के लिए एक बना बनाया बाजार तैयार रहता है। तो अब जरा हिसाब लगाइए, 4% CRR और 18% SLR, दोनों को मिला दें तो हो गया 22%। यानी बैंकों के पास जो भी पैसा जमा होता है उसका 22% तो लोन देने के लिए उपलब्ध ही नहीं है। ये दिखाता है कि RBI कैसे सीधे सीधे बाजार में पैसे की सप्लाई को कंट्रोल करता है। और आखिर में एक छोटी सी बात, गुणात्मक उपकरणों पर ये RBI के सर्जिकल स्ट्राइक वाले हथियार हैं। ये पूरी अर्थव्यवस्था पर असर नहीं डालते, बल्कि किसी खास सेक्टर को टारगेट करते हैं। जैसे RBI बैंकों को सलाह दे सकता है कि भाई खेती किसानी या छोटे उद्योगों को थोड़ा ज्यादा लोन दो। इसे कहते हैं मॉरल सुएशन, यानी नैतिक दबाव। ये इकोनॉमी की फाइन ट्यूनिंग करने जैसा है। तो चलिए, अब तक जो भी हमने अलग अलग टुकड़ों में समझा, उन सबको जोड़कर एक पूरी तस्वीर देखते हैं। ये है अर्थव्यवस्था का मौद्रिक नीति डैशबोर्ड। इसे आप RBI का कंट्रोल पैनल भी कह सकते हैं। इसमें वो सभी दरें हैं जिनकी हमने बात की, रेपो रेट, CRR, SLR, सब कुछ। इन नंबरों को देखकर कोई भी एक्सपर्ट 1 मिनट में अंदाजा लगा सकता है कि RBI का मूड क्या है। वो इकोनॉमी को रफ्तार देना चाहता है या उस पर ब्रेक लगाना चाहता है। और ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई एक बार का फैसला नहीं होता। RBI की टीम लगातार इन दरों की समीक्षा करती है और अर्थव्यवस्था की ज़रूरत के हिसाब से इनमें फेरबदल करती रहती है। ये वाकई में एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधने वाला काम है। तो अंत में एक सवाल सबके मन में आता है, अर्थव्यवस्था एक बहुत ही पेचीदा मशीन है। क्या इतने सारे शक्तिशाली उपकरणों के होने के बावजूद RBI के लिए हमेशा हर बार बिल्कुल सही संतुलन साधना मुमकिन है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी आज तक ढूंढ रहे हैं। इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया।